हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों, याद है हमने एसएम में स्टार्ट किया हुआ था स्ट्रेटेजिक चॉइस? बड़ा ही आसान था, कोई अभी तक मुश्किल काम तो नहीं था। हमने एक टॉपिक पढ़ा था पहले, स्टेबिलिटी। हमारे पास ये एक स्ट्रेटेजी है और स्टेबिलिटी में हमने 4 बातें पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्रोथ। ग्रोथ में 2 टॉपिक है जिसमें हमने पहले 4 बातें पढ़ी थी। मैं इनकी तो खैर डिस्कशन नहीं करना चाहता। फिर दूसरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैसे करी, मेन मुद्दा तो यही था, ग्रोथ कैसे करे। तो मैंने कहा था इंटरनल ग्रोथ करो या एक्सटर्नल ग्रोथ करो, या तो वही रिसोर्स यूज करो या रिसोर्स ही नए ले आओ। तो आपने कहा सर अभी तो हम यही सीख रहे हैं, वही रिसोर्स यूज करो। तो मैंने कहा वही रिसोर्स यूज करने तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो इंटीफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप वही रिसोर्स करो, वही प्रोडक्ट बनाओ, या आप अलग प्रोडक्ट बनाओ। आपने कहा सर वही प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेचेंगे कैसे? तो मैंने कहा 3 काम करो, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर आप अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैं आपको कुछ राय देना चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट बनाए वो कैसे हो। तो मैंने इसमें बताया आप वर्टिकली बनाएं। आपने कहा सर वर्टिकली का क्या मतलब है? मैंने कहा आप रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएं। ऐसा ही था ना, आप अपने से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएं। आपने कहा रिलेटेड कैसे? मैंने कहा नहीं यार, डिवर्सिफिकेशन में गलत करवा दिया आपने। कॉन्सेंट्रिक, आप अपने से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएं। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, आप कॉन्सेंट्रिक करें या कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब आप रिलेटेड चीजें बनाएं या आप अदर देन रिलेटेड बनाएं। तो मैं आपको ले चला, अगर रिलेटेड बनाए तो उसमें भी ध्यान रखें, आप वर्टिकली जाएं, मतलब आप जिस चेन के अंदर हैं उसी वैल्यू चेन में रहें, या तो आप बैकवर्ड जाएं या आप फॉरवर्ड जाएं, या फिर हॉरिजेंटली जाएं। हॉरिजेंटली में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वैसा ही दूसरा प्रोडक्ट बना डालें। हो तो अलग नया, पर दूसरा बना डालें। यही बात हो रही थी। इसके बाद मैं आपको यह सिखाऊंगा कि जी बिल्कुल रिलेटेड ना बनाए। तो यही क्या चल रहा है अभी, इंटरनल ग्रोथ। इसके बाद क्या शुरू होगा, एक्सटर्नल ग्रोथ। मैं यहां पे अभी एक टॉपिक और भी बताऊंगा, इनोवेशन। वैसे तो ये 2 ही हैं, लेकिन इनोवेशन उन्होंने नया डाला हुआ एक। मेरी बात समझ में आ गई? तो मुझे आपको ये बातें बतानी है। इसमें मैं यहां तक बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो कर चुका था, आज मुझे हॉरिजॉन्टल बताना है। आपको पहले बेसिक देखो, है तो कुछ भी नहीं है। अगर सोचूं तो सिंपल भाषा में कुछ भी नहीं था, ग्रोथ करनी है, वैसा प्रोडक्ट बनाया, वैसा प्रोडक्ट, लेकिन बातें लिखनी बड़ी दिक्कत वाला काम है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आज मुझे बताना है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब मैं अलग प्रोडक्ट बना रहा हूं, सेम रिसोर्स यूज करूंगा, रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वे में होगा। हॉरिजॉन्टल वे का मतलब समझाना चाहता हूं कि क्या होता है। क्या मैं शुरू करूं हॉरिजॉन्टली? इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। आप मेरी बात समझे जैसे मैं बताता हूं, पहले आप सिंपल सी भाषा में समझो। मान लो फर्म पेन बना रही है, पेन बना रही है। फर्म को पेन से जुड़ता हुआ प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कार बना रहे तो पेट्रोल का बिजनेस साथ में कर लेना चाहिए। एक तो कुछ लाइन से जुड़ जाएगा, इसको भी हेल्प मिल जाएगी, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाने चाहिए। जैसे पेन है, पेन के साथ आप इंक बनानी शुरू कर दो,
या आप छोड़ो, आप कोई और लो प्रोडक्ट, आप जो बिल्कुल उसके साथ चलता हो, उसके साथ जरूरत हो जिसकी। आप पेन बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, आप कॉपी बनानी शुरू कर दें। अब पेन तो कॉपी पे चलने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, उसका पूरक, उसके साथ साथ जुड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएं। ये मेरी चेन में नहीं है। चेन में होता इंक आता या वो आता स्टोर में जाता, मैंने इसके कॉपी बनानी शुरू कर दी, कॉम्प्लीमेंट्री। आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे, या फिर अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। जैसे आप कोक बना रहे हैं, आप पेप्सी बनाना शुरू कर दे। मेरी बात समझ में आई? कॉम्पिटिटिव, जो आपको कंपटीशन दे रहे हैं। आप चाय बना रहे, कॉफी बनाना शुरू कर दे साथ साथ, क्योंकि जो कॉफी पी रहे वो आपकी चाय नहीं पी रहे। आप कॉम्प्लीमेंट्री, आप कॉम्पिटिटिव, आप बाय प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी बनाना शुरू कर दे। आपको हॉरिजॉन्टली समझ में आ गया? बोलो। आप हैं तो फिर रिलेटेड में ही, पर अब आप हॉरिजॉन्टली रिलेटेड में है। पहले वर्टिकली अपनी लाइन में ही थे, अब लाइन से थोड़ा हटके है रिलेटेड ही आपसे। कॉपी बना रहे हो, पेन बनाना शुरू कर दो साथ साथ मेरे। आप कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, बाय प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? उसके बाद या आप पेन बना रहे हैं और कोई और भी पेन बना रहा है, उसको एक्वायर कर लें उसी रिसोर्सेज में। ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लाने, पहली बात इंटरनल है, रिसोर्सेज वही रखने हैं। आप एक या एक से ज्यादा फर्म को एक्वायर कर लें जो आपके जैसी ऑपरेटिंग साइकिल पर चल रही हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मुझे बताओ, आप लिखोगे क्या क्या यहां पर? आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में लिखोगे क्या क्या? पहली बात, आप बनाना शुरू कर दे कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, बाय प्रोडक्ट्स। दूसरा, ऐसी फर्म को एक्वायर कर लें जो सेम प्रोसेस में, सेम ऑपरेटिंग साइकिल पर, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हो। मतलब मैं कहता हूं इंटीग्रेटेड विद द फर्म प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव और बाय प्रोडक्ट। आप ऐसी फर्मों के साथ इंटीग्रेट करो जो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव और बाय प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी बात, आप एक्वायर्ड करो वन और मोर सिमिलर बिजनेस करने वालों को, जो सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हो। क्या आपको दोनों बातें याद हो गई? बस यही दो बातें लिखनी है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में। आप देखिए धीरे धीरे बातें घटती जा रही हैं। क्या आपको ये दोनों बातें, अब तो देखो बिल्कुल सेम वही बातें आनी शुरू हो गई। बताना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? पहले तो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है क्या। मैं रिलेटेड में रहने वाला हूं और अब मैं अपनी लाइन से हटके बनाऊंगा, लेकिन रिलेटेड होगा। तो रिलेटेड कौन होगा? कॉम्पिटिटिव, कंप्लीमेंट्री, बाय प्रोडक्ट, या फिर साथ वाली फर्मों को एक्वायर कर लूं। ओके, आ जाओ थ्योरी में इस बात को लिखते हैं हम लोग। आ जाए थ्योरी में लिखें हॉरिजॉन्टल। यार प्लीज, आपसे मैंने एक बात बोली है कि आप लोग घर पे शॉर्ट फॉर्म बनाएं और इसकी छोटी समरी बना के मुझे चेक करवाएं कि हमने ये बनाई है सर। मैं फिर वो वाली समरी यहां पे दिखाकर लास्ट में पढ़ाना चाहूंगा। डिवर्सिफिकेशन, a firm gets
हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन बाय इंटीग्रेटेड थ्रू। मुझे इंटीग्रेटेड होना है, जल्दी बताओ किसके साथ होना है? इंटीग्रेटेड थ्रू। पहले वाली लिख दूं क्या? एक से ज्यादा फर्म। पहले वाली लाइन लिख दो, एक से ज्यादा फर्म को अपनी सेम स्टेज वाली फर्मों को एक्वायर करके। ए फर्म गेट्स हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन बाय इंटीग्रेटेड थ्रू एक्विजिशन of one or more similar business operating at the same stage of production chain, same stage of प्रोडक्शन चेन। आप मेरी बात को समझ लें, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, मैं पेन बना रहा हूं, मैं इंक की तरफ जाऊं तो वर्टिकल चला गया, मैं स्टोर की तरफ जाऊं तो वर्टिकल चला गया, मैं पेन बनाने वाले किसी दूसरे की तरफ चला जाऊं, हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे, एक तो ये हो गया। दूसरी लाइन क्या लिखूं? जल्दी बोलो, दूसरी लाइन क्या थी? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, बाय प्रोडक्ट, ये बनाए तो भी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगा। दे आल्सो इंटीग्रेटेड विद द फर्म प्रोड्यूसिंग complementary products or byproduct or by taking over competitor products। कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात बच्चों आपको? मुझे हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन में यही लिखना होगा, मुझे हॉरिजॉन्टल डिवर्सिफिकेशन में यही लिखना होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके? टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात अगर मैं करूं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ वाली की बात कर रहा हूं मैं, वो तो बाकी बातें तो अलग थी। मैं अगर टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो मैं अब तक पढ़ चुका टाइप्स ऑफ ग्रोथ में, मैं पढ़ चुका कौन कौन सी? इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट की है कि इसके शॉर्ट समरी बनाएं। यहां पर एक्सटर्नल इंटरनल ग्रोथ के दो बातें, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटीफिकेशन में तीन बातें, जल्दी बोलो। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। यहां तक समझ में आती है? इंटरनल मतलब वही रिसोर्स होंगे, इंटीफिकेशन मतलब वही प्रोडक्ट होगा, डिवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट अलग होगा, अब मार्केट वही होगी। प्रोडक्ट अलग होगा तो मार्केट भी नहीं हो सकती है, सोर्स वही है, सोर्स वही है। तो डिवर्सिफिकेशन, डिवर्सिफिकेशन में क्या आ गया था कि मुझे अलग प्रोडक्ट बनाना है, मुझे अलग प्रोडक्ट बनाना है। अब अलग प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सा? कॉन्सेंट्रिक, रिलेटेड हो, कॉन्ग्लोमेरेट रिलेटेड ना हो, रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना है तो दो बातें, वर्टिकली जाओ, हॉरिजॉन्टली जाओ, वर्टिकली फॉरवर्ड जाओ, बैकवर्ड जाओ।
अब हॉरिजॉन्टली भी लिखवा दिया कि हॉरिजॉन्टली में क्या करो, कॉम्पिटिटिव वाले प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सिमिलर लाइन वाले प्रोडक्ट को एक्वायर करने की कोशिश करो, उनके साथ इंटीग्रेट हो। अब किसकी बात करनी है मुझे, कॉन्ग्रोगेट की। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मुझे बताना एक बार, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होगा। अब यार देखो शॉर्ट समरी तो बनानी पड़ेगी। अब देखो आपको ना अभी मैं करवाता हूं ना, तो अभी की बातें तो याद है, बाद की नहीं याद। जैसे आज मैंने ओरिजेंटल करवाया, ओरिजेंटल में कौन कौन सी बातें लिखवाई बताना, दो बातें बताओ कौन सी, इंटीग्रेट करो। किसके साथ इंटीग्रेट करना है आपको, आपको कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, बाय प्रोडक्ट या फिर सेम स्टेज ऑफ लेवल को, बस यही बातें लिखवाई हैं। अब ये बन नहीं सकती क्या शॉर्ट समरी, बड़े आराम से बन सकती है। सिर्फ यार एक एक टॉपिक की बना दो, आप ना बनाओ इकट्ठी। टाइप ऑफ ग्रोथ एक टॉपिक है, इसकी बना दो, सबसे बड़ा टॉपिक ही यही है। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा जब मैं बिल्कुल रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता। कॉन्ग्लोमेरेट क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात समझो आप। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, जैसे भारती ग्रुप है, ये पहले एयरटेल चला रहे थे, इन्होंने टेलीकॉम बिजनेस में थे, इन्होंने ग्रोथ की सोची, ये इंटरनल ग्रोथ चाहते थे, इनके पास सोर्स बहुत है, ये इंटरनल ग्रोथ चाहते थे। इंटरनल ग्रोथ में ये इंटीफिकेशन की तरफ जाते तो इनको ये टेलीफोन ही बनाने पड़ते, मतलब टेलीकॉम बिजनेस में ही रहना था। तो ये अपने वहां पे पूरा काम कर चुके थे, हर आदमी अपने प्रोडक्ट पे पूरा काम कर चुका होता है। इन्होंने यहां पर मार्केट पिटिशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट सब कर लिया था। उसके बाद इन्होंने सोचा इंटीफिकेशन तो नहीं, डिवर्सिफिकेशन करना होगा। डिवर्सिफिकेशन में गए तो इन्होंने देखा कि डिवर्सिफिकेशन में प्रोडक्ट बनाने होंगे, तो इन्होंने सोचा कि हम कॉन्सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाएंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, वर्टिकली जाएंगे या हॉरिजॉन्टल जाएंगे, लेकिन ये ऐसा गए नहीं। अगर ये ऐसा जाते तो अपना फोन निकालते जिसमें सिम यूज हो रहा है, या वो सिम के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसकी बात करते, पर इन्होंने पता नहीं वो किया कि नहीं किया। मुझे पता मोबाइल तो इन्होंने निकाला ही नहीं अपना। तो इन्होंने कॉन्सेंट्रिक नहीं सोचा, ठीक है, इन्होंने रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बनाए। बात समझ में आई। इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस बिजनेस में चले गए। ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड है, इसमें तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होगी उनको। अब मुझे इसके बारे में लिखवाना है ना, तो आपको मुझे बताना है क्या क्या बातें आपके माइंड में आती है लिखने के लिए। एक बार आप भी खुद सोच के बताना कि हमारा मन कहता है कि ये लिखें। इनमें तो कोई लिंकेज होने वाली ही नहीं है, इनके तो रिस्क अलग है, प्रोडक्ट अलग है, मार्केट अलग है, बिल्कुल अलग है ये। ठीक है, इन्होंने इसके बाद डीटीएच में चले गए। ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है। जैसे मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस पहले पेट्रोलियम बिजनेस में था और ये ग्रोथ चाह रहा है। इन्हें ग्रोथ के लिए क्या क्या सोचा होगा, सबसे पहले इंटरनल ग्रोथ। मैं भी इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल की भी बात करूंगा अभी। इन्होंने सारी चीजें लगा रखी है अपने ऊपर। ये पहले इंटरनल ग्रोथ में गए होंगे। इंटरनल ग्रोथ में इन्होंने क्या सोचा होगा, पहले इंटीफिकेशन। तो इन्होंने क्या किया होगा, इंटीफिकेशन में सेम और रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने थे। बोलो, तो इन्होंने क्या किया होगा, मार्केट पेनिट्रेशन और ये सब कुछ किए होंगे। इसके बाद इन्होंने क्या सोचा होगा, और ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ कैसे आएगी, डाइवर्सिफिकेशन। बोलो, अब ये और ग्रोथ के लिए डाइवर्सिफिकेशन पे चले गए। डाइवर्सिफिकेशन में इन्होंने क्या सोचा होगा, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सेम प्रोडक्ट जरूर इन्होंने बनाए होंगे, कुछ मुझे नहीं पता भी कि जी मुझे इनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट रहने चाहिए। इन्होंने सीएनजी बनाई, ये सीएनजी के बिजनेस में चले गए। तो कौन सा हो गया ये, कॉन्सेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल, कॉम्पिटिटिव। ओके, इन्होंने ये काम किया। इसके बाद इन्होंने डिवर्सिफिकेशन के लिए
वो तो कर लिया, कॉन्सेंट्रिक तो कर लिया, इन्होंने फिर कॉन्ग्लेट की तरफ चले गए। वहां पर इन्होंने फ्रेश मार्ट खोलने शुरू कर दिए, दुकानें खोलनी शुरू कर दी, जियो मार्केट में चले गए। अब इनमें तो कोई लिंकेज ही नहीं है। आप मुझे बताओ, कॉन्ग्लोमेरेट तो आपको समझ में आ गया, लिखोगे क्या? आप मुझे बताओ, आपके मन में लिखने की क्या आती है? दोबारा, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट मार्केट होगी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी। लो जी, मैं पहली बात तो लिखूंगा कि एग्जिस्टिंग जो भी प्रोडक्ट है, जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी एग्जिस्टिंग है, इससे कोई लिंकेज नहीं है। और बताओ क्या लिखूं? मैं लिखवा दिया आपको, नो लिंकेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू मार्केट और रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अब बताओ, वैसे इसमें एक लाइन और भी लिखी हुई है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस न्यू बिजनेस से बिल्कुल, एग्जिस्टिंग बिजनेस न्यू बिजनेस से बिल्कुल डिसज्वाइंट होगा, बिल्कुल अलग होगा। बात तो यही है, नो लिंकेज। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, न्यू बिजनेस डिसज्वाइंट विद एग्जिस्टिंग बिजनेस। मेरी बात समझ में आ गई? टोटली अनरिलेटेड डिवर्सिफिकेशन है, टोटली अनरिलेटेड है। एक ही बात है, मुझे तो तीनों एक ही बात लगी, कोई लिंकेज नहीं है, डिसज्वाइंट है, अनरिलेटेड है, बात तो सेम ही है। आगे मेरे को तो ये लाइन भी सेम लगती है, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पास कोई प्रोसेस है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस है दोनों। मुझे तो ये सारी बातें एक लग रही हैं। बोलो। अब मान लो हमारा पेट्रोल का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो जरूरी है जो नया शुरू करेंगे वो भी अच्छा चलेगा? मतलब मेरी बात समझो कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसका नए बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? बस यही बातें लिखनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट हो तो बताएं। पक्का? ये तो कोई देखो बड़ी बात है, अब तो ज्यादा मुश्किल बातें भी नहीं चल रही यार। मैं कॉन्ग्लोमेरेट में जाऊंगा और वहां लिखवाऊंगा आपको कि यही सारी बातें। आप पहली लाइन क्या लिखूंगा? एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई लिंकेज नहीं है, मतलब प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी में कोई लिंकेज नहीं है। दूसरा, न्यू बिजनेस बिल्कुल अलग है पुराने बिजनेस, डिसजॉइंट है, टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट है। न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉमन थ्रेड नहीं है भाई, दोनों अलग अलग है। एक डूब रहा तो ये नहीं कहते दूसरा भी डूबेगा। आ जाओ, इन बातों को लिखते हैं, लिखना शुरू करें। डाइवर्सिफिकेशन, इन मेरे डाइवर्सिफिकेशन नो लिंकेज, नो लिंकेज related to product, market और टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। कोई लिंकेज नहीं है, आपकी मार्केट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कोई लिंकेज नहीं है। और क्या लिखवाऊं अगली बात? जो नया बिजनेस है वो पुराने बिजनेस से बिल्कुल डिसजॉइंट है। लिखे, न्यू बिजनेस, द न्यू बिजनेस या प्रोडक्ट, द न्यू बिजनेस
या प्रोडक्ट आर disjoint from the existing business and product. Business or product in every way. बिल्कुल अलग है ये। अगली बात क्या लिखूं? टोटली अनरिलेटेड है। आओ, इट इज ए टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ये बिल्कुल अलग से डाइवर्सिफिकेशन है। अब बताओ अगली बात क्या लिखूं? इनके प्रोसेस में कोई है रिलेशन आपस में? इनके प्रोसेस में कोई रिलेशन नहीं है। लिखिए इन प्रोसेस टेक्नोलॉजी मार्केट या फंक्शन, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कनेक्शन between the new product and the existing product. Between the new product and existing product. मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है? अगली बात क्या लिखा था? कोई कॉमन थ्रेड नहीं है भाई, मेरी पोजीशन कहां पर क्या चल रही है, एक का दूसरे पे कोई प्रभाव खास है नहीं। तो लिखे conglomerate diversification has no common thread at all with the firm present position. थ्रेड था, थ्रेड मैं इसमें बता देता हूं। सीमेंट बनाने वाला रबड़ बनानी शुरू कर दे, बिल्कुल आपको समझ आया, कोई रिलेशन ही नहीं है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ए सीमेंट मैन्युफैक्चरर diversification into manufacture of steel and rubber product.
क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? किसी को डाउट है यहां तक मेरी बात में? अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है मुझे। पक्का? तो अब तक हम कर चुके काफी बातें। अब तो हम यह भी समझ गए कि ये हम पे समझाता ये रहा कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट में जाएंगे तो क्या होगा। यहां तक बात होगी ना, अब तो अनरिलेटेड प्रोडक्ट की बात भी हो गई। यहां पे क्वेश्चन उठता है कि अगर हम कॉन्ग्रुएट मतलब अनरिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं तो क्या हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी या हमारी ग्रोथ कंसेंट्रिक में ज्यादा होगी? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अधिकतर लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएट में जाएं तो ज्यादा ग्रोथ होगी। यह कॉम्प्लेक्स तो है, थोड़ा बनाना मुश्किल तो है, पर फाइनेंशियली बड़े सारे फायदे होने लगते हैं। क्वेश्चन ये आता है, अगर अभी लिखना नहीं है, अगर हम अनरिलेटेड प्रोडक्ट में, नॉट रिलेटेड प्रोडक्ट में, नॉट रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब कहां पे जाए? कहां पे? कॉन्ग्लोमेरेट। अगर हम यहां जा रहे हैं, यहां जाने पर हमें बेनिफिट होगा क्या? मैं आपको ये कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं ये तो जरूर कहता हूं बेनिफिट बड़े सारे हैं, अभी आपको बताता हूं क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे। मैं ये तो कहता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा टफ है जाना। ये तो बात कंफर्म्ड है कि जाना थोड़ा टफ है, लेकिन बड़े सारे फाइनेंशियली फायदे होने वाले हैं आपको। फाइनेंशियली फायदे, बड़े सारे फाइनेंशियली फायदे होने वाले हैं। जैसे पहला फायदा मैं बताऊंगा आपको, क्रॉस सेलिंग। आप गए रिलायंस के मॉल में, वो उसका स्टोर है, उसका बिजनेस है, वहीं पर आपने देखा जियो पड़ा है, तो आपका ध्यान जाता है क्यों ना जियो भी खरीद लूं, मेरा रिलायंस से इतबार है। वहीं पे आपको पता चलता है, रिलायंस का और भी कुछ बताओ, सारी जितनी चीजें आती हैं। रिलायंस के कपड़े पड़े हैं, आपने कहा ये भी खरीद लूं। आप रिलायंस के स्टोर में गए, उसके स्टोर वाले बिजनेस में गए, वहां रिलायंस का जियो भी दिख गया आपको, उसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी दिख गई, वहां पे एक इंश्योरेंस वाला भी बैठा था। आप मुझे एक बात बताएं, क्रॉस सेलिंग हो जाती है। आपका कोई आदमी एक प्रोडक्ट खरीदने आता है, वो दूसरा खरीद के चला जाता है, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। और जब क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होगा तो इससे रिवेन्यू इंक्रीज होगा। दूसरी बात, आपके एक बिजनेस में घाटा चल रहा है, लॉस आ रहा है एक बिजनेस में, और दूसरे में प्रॉफिट आ रहा है, आप इसे एडजस्ट करके काफी लंबे टाइम तक मार्केट में टिके रह सकते हैं। आपके लॉस वाले बिजनेस को प्रॉफिट वाला बिजनेस संभाल सकता है। अगली बात, मतलब मैं कह सकता हूं, लॉस फ्रॉम वन एडजस्ट विद अदर। आप मेरे साथ बताएं क्या क्या, पहले तो आप क्या बोलोगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। दूसरी बात, बड़े सारे फाइनेंशियली लॉट ऑफ सेंस बनती है फाइनेंशियली, इसके अंदर क्या बनती है? क्रॉस सेलिंग। आपके पास कोई एक प्रोडक्ट देना था, दूसरा बेच जाते हैं आप उसे। अगली बात, इससे क्या होता है? रिवेन्यू इंक्रीज होता है। दूसरी बात, एक का लॉस दूसरे से एडजस्ट कर देते हैं। अगली बात, कस्टमर बेस बढ़ता है, एक्सपेंड कस्टमर बेस। बस ये क्वेश्चन था, क्या अनरिलेटेड प्रोडक्ट में जाएं वो फायदेमंद होगा? तो हां, वो फायदेमंद होगा, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है इस प्रोडक्ट में जाना, ये तो हम मानते हैं, लेकिन बड़े सारे फाइनेंशियली लॉट ऑफ सेंस भी निकल कर आती है, मतलब फाइनेंशियली बहुत सारे फायदे निकल कर आते हैं। एक सबसे पहला, कस्टमर बेस बनता है। दूसरा, क्रॉस सेलिंग बढ़ती है जिससे रिवेन्यू इंक्रीज होता है। तीसरा, एक बिजनेस के प्रॉफिट को दूसरे बिजनेस के लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। थ्योरी में
इस क्वेश्चन को लिखेंगे, थ्योरी में मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आ जाओ, लिखो क्वेश्चन। इट इज रियली वर्थ एक्सपेंडिंग so much to diversification a business into unrelated products? क्या यह सही है? सॉल्यूशन, अनरिलेटेड प्रोडक्ट समझ में आ गया ना आपको? कहां जाना है आपने? बोलो, कोंगलो, पक्का ना? सॉल्यूशन, डिस्पाइट of its complexity, conglomerate diversification financially make a lot of sense, a lot of sense। कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ दें तो फाइनेंशियली बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा, इट अलाउ फाइनेंशियली मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस। इट अलाउ, इतना स्लो लिख रहा हूं उसके बावजूद भी ये पूछते हैं, बताओ भाई साहब, आप सुन नहीं रहे, बोल भी रहा हूं मैं, इसका मतलब आप पीछे चल रहे हैं। हाँ, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, इट्स अलाउ क्रॉस सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, leading to increase revenue। दूसरी बात, कस्टमर का बेस बढ़ता है, या वो पहले प्रॉफिट वाली लाइन लिखो, चलो पहले कस्टमर वाली लाइन लिखाता हूं। इट क्रिएट assess a new pool of customer, new pool of customer, thereby expanding its customer base। It's expanding its customer base। यहां पर नया पूल ऑफ कस्टमर बनता है जिससे कस्टमर बेस बढ़ता है। और अगली बात क्या लिखवाओगे जल्दी? प्रॉफिट एक बिजनेस के दूसरे बिजनेस से एडजस्ट हो सकते हैं, तो लिखिए फर्दर प्रॉफिट फ्रॉम वन बिजनेस
कैन बी यूज्ड टू, ऐसे अच्छा लगता है समझे, फर्दर प्रॉफिट फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी यूज टू कीप द लॉस मेकिंग बिजनेस afloat within the same organization, within the same organization. मेरे पास यहां तक की बातें खत्म हो गई। अब तक हम क्या कर चुके हैं आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन के बाद इंटरनल ग्रोथ पूर्ण समाप्ति हो जाएगी। इनोवेशन के बाद फिर हम एक्सटर्नल ग्रोथ की तरफ चलेंगे। आप मेरी बात को समझे, हम क्या क्या कर चुके हैं और मैं कैसे कैसे आगे बढ़ना की कोशिश कर रहा हूं। एफ्लोट, रहना, लगातार बनाए रखना, इसका मीनिंग होता है बनाए रखना। आप मेरी बात को समझो, हमने स्टार्ट किया हुआ है टाइप्स ऑफ ग्रोथ में। अभी तक जल्दी बोलो कौन कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में इंटेंसिफिकेशन और डिवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट। मैं यही कराऊंगा आपको इनोवेशन। 3 काम हो जाएंगे इसके। कॉन्सेंट्रिक के बारे में लिखवाना शुरू किया, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। कॉन्ग्लोमेरेट में अनरिलेटेड में चले जाओ, ये रिलेटेड में चले गए थे। अब बात कर रहे हैं इनोवेशन की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और उसके बाद कौन सी ग्रोथ में आएंगे? एक्सटर्नल। यहां पर मैं आपसे कहूंगा सोर्स नए करो। यहां तो सोर्स वही रखे बैठे हो आप। मेरी बात समझ में आ रही है? यार याद हो रहा है यार आपको। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं, इस चार्ट को तो फिल करना पड़ेगा। अगर आप इसके बीच में बातें फिल नहीं करते तो आप नुकसान में हैं ही हैं। अब जरूरी थोड़ी ना यार टाइप ऑफ ग्रोथ को एक में बना लो, इंटर को एक में बना लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर चार्ट तो बनाने पड़ेंगे, और किसी के बने हुए चार्ट कभी आपके काम आ नहीं सकते। यह भी बात याद रखना, बने हुए काम नहीं आ सकते। कोई बनाकर दे दे क्या क्या लाइनें थी, आपके हाथ के बने हुए काम आएंगे। मैं 10 मिनट बना दूंगा इसके चार्ट। अब मेरे फायदेमंद नहीं है ना, वो आपके काम ही नहीं आने। आप बनाएंगे, आपको वो लाइनें याद होंगी तो ही काम आएगा। अब मैं डिस्कशन करने वाला हूं इनोवेशन की। ये नया टॉपिक ऐड किया इन्होंने, इनोवेशन। जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसी के अंदर इनोवेशन करो। इनोवेशन करो। मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा बताना शुरू करता हूं। अभी जो मैंने कोविड में देखा, कोविड के अंदर ना जैसे टेम्परेचर चेक करना होता था, आपको पता है एक आदमी टेम्परेचर चेक करता था दूसरे का। वो टेम्परेचर चेक करके पता चलता है इसको कोरोना है कि नहीं है। अब मान लो ये एक आदमी है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको टेम्परेचर वाली मशीन पकड़ा दी थी, ये सभी से मिल रहा था, इसी को कोरोना हो जाता था। और फिर ये सभी का टेम्परेचर चेक करता था। आप मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? ये दुनिया को फैला रहा था बैठ के। बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी।
मतलब जो कोरोना चेक करने आ रहा है पहले तो उसका चेक करो उसको है कि नहीं है, वो ही ना करके भाग जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कोरोना चेक करने वाला फैला रहा है बेकार में। मैं अच्छा भला मुझे बीमार करके जा रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्रॉब्लम अमेरिका को समझ में आई। अमेरिका हमेशा ऐसा ही करता है यार, वो लोग इनोवेशन पे ध्यान देते हैं और मार्केट में सबसे पहले इनोवेट करते हैं, शुरू में मोटे पैसे छापते हैं उनसे, पायनियर बोलते हैं उनको, जो आदमी स्टार्टिंग में इनोवेशन के ज्यादा पैसे खाता है, और उसके बाद बाहर निकल जाते हैं जब वो मार्केट पिट जाती है। तो अमेरिका ने पता क्या किया था, रियल बता रहा हूं मैं आपको, ये एक हेलमेट बना दिए थे, हेलमेट में कैमरा लगा हुआ था, आदमी हेलमेट पहन के खड़ा होता था और दूर से ही, बहुत दूरी से ही उसका टेम्परेचर चेक हो जाता था हेलमेट से, काफी दूर से। आपको वीडियो भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, देख सकते हो आप इनकी वीडियोस। हेलमेट बना के डालता, हेलमेट से चेक करते थे वो। आप मुझे आया ही नहीं हमारे यहां तक, तो आप मुझे ये बताओ इनोवेशन है या नहीं है? आप मार्केट में प्रॉब्लम को समझो, सोसाइटी की प्रॉब्लम समझो क्या है, और उसको सोल्व करो। जुगाड़ होगा। पता पुराने जमाने में लोग यही कहते थे रिमोट जुगाड़ ही होगा, लेकिन चलता है ना आज रिमोट। ऐसे सब लोग यही सोचते थे। आने वाला टाइम है टेक्नोलॉजी का। हमने ना बड़े पुराने टाइम से चिट्ठियां जब जाया करती थी डाक से, वो जमाने से देख रखा है। हम परेशान हो गए, हमें समझ में नहीं आया इतना चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, कबूतर से तो नहीं भेजी, लेकिन डाक से भेजी है। आप सोचो ना, कबूतर, कबूतर से डाक, और डाक से तुम्हें पागल ही हो गए, इतनी चीजें देख बैठा। आपको पता है पेजर देखे मैंने, पेजर में वैसे भेजते, पेजर देखे आपने? वो पेजर आता था, यहां पे टांग लेते थे छोटा सा, उस पर लिखते थे, ज्यादा वर्ड नहीं आते थे उसमें, और स्लिप भेजता था, आपका दूसरा पेजर नंबर होता, आपके पास मैसेज पहुंचता था। उसमें वॉइस मैसेज नहीं आते, बस पेजर मैसेज जाते थे। और उसके बाद दुनिया भर के चेंज देख लिए। ऐसे ही अब तो मुझे यकीन होने लगे टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है। कहां वो टीवी हुआ करते थे, कहां आजकल एलईडी वीलीडी क्या चल गए। आप मेरी बात समझो, सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसे सोल्व करो, उसका फायदा उठाओ। इनोवेशन से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होते हैं। मैं इनोवेशन के 3 फायदे भी करवाऊंगा आपको। मैं कहूंगा एक तो इससे हेल्प होती है प्रॉब्लम को सोल्व करने में, एक इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब लोगों को पता ही नहीं, आप फायदा उठा जाओगे, महंगा सामान बेच जाओगे, सस्ते में बनाओगे। तो ये 3 फायदे होते हैं इससे। कौन कौन से? हेल्पिंग टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दूसरा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तीसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इनोवेशन प्रॉफिट अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इनोवेशन करो। मैंने आपको कोविड का एग्जांपल दिया कि उन्होंने हेलमेट बनाया, ये प्रॉफिट अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको क्या लगता है, अब अगर एकदम कोविड फैल जाए तो हेलमेट नहीं मंगवाओगे? हाँ, 300 केस कुछ नहीं आ गए, इलेक्शन आने वाले हैं अब तो, और कुछ नहीं। हाँ, तो आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगली बात, आप प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिविटी को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेंगे। मैं प्रोडक्टिविटी कैसे, जैसे पहले मैनुअल काम होता है, आप उसे ऑटोमेटिक कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना। मुद्दा यह इनोवेशन में लिखूं क्या, अब बता तो दिया। मुद्दा यह है, एक तो गधों की तरह बातें शुरू हो जाएंगी, हाँ हाँ, मैं तो कह के परेशान हो जाता हूं। इनोवेशन में करेंगे क्या, मेरा यह मुद्दा है। मेरी बात सुनो, एक तो इनोवेशन में क्या लिखना है,
फिर इसके 3 बेनिफिट बताए, कौन कौन से? हेल्प टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और अगली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीनों में लिखूं क्या? मेन झगड़ा ये शुरू होता है। लिख दो बस, हेल्प इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व होती है, बात खत्म हो। और क्या बताऊं मैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भाई लिखो क्या? ऐसे तो काम नहीं बनता ना। मेन मुद्दा आता है, इसमें लिखा क्या जाए? मेन मुद्दा तो लिखने का है। इनोवेशन में 3 बातें लिखूंगा मैं। पहली बात तो आपको पता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या लाइन को अपग्रेड करते हैं। हाँ या ना, इनोवेशन में यही करते हैं। पहली लाइन तो मैं लिखूंगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और प्रोसेस को अपग्रेड करते हैं। जैसे भी आपने देखा कि उन्होंने वो हेलमेट बना दिया। दूसरी बात, इससे क्या होगा? इससे मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, आपके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। बोलो। कुछ लोगों का कहना है इनोवेशन में बड़ा खर्चा होता है, इनोवेशन में अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। पर वो कहते हैं अननेसेसरी एक्सपेंस होते हैं, इतनी रिटर्न नहीं आती। पर अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं फर्म के अंदर, तो आपको इनोवेशन करनी होगी। इनोवेशन के बड़े फायदे हैं, और वो फायदे ये है। मुझे 3 बातें समझ आ गई। पहली बात बोलो क्या है? अपग्रेड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और प्रोसेस। चलो जी, अपग्रेड हो गया। अब इससे क्या होगा? इंक्रीज मार्केट शेयर, रिवेन्यू, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब क्या कहते हैं कुछ लोगों का कहना क्या है? लीड टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस, डू नॉट मच रिटर्न, इतनी रिटर्न नहीं है, बट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ द बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन इज एज फॉलो। अब मैं इनोवेशन के साथ ही करवा दूंगा, बस 4 बातें बतानी है, ये तो समझ में आ ही गई ना। बस एक बार बोल लो, फिर मैं साथ में सोचा 2 चीजों को इकट्ठा लिखवा दूंगा। वैसे पहले इनोवेशन लिखवाना था, लेकिन चलो कोई नहीं, बोलो जल्दी। इनोवेशन में क्या क्या बातें लिखोगे? अपग्रेड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोसेस, इंक्रीज मार्केट शेयर, रिवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सम के वजह कहना क्या है? लीड टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस, डू नॉट मच रिटर्न, बट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इट इज रिक्वायर्ड। ओके। अब इसके बेनिफिट में सबसे पहले हेल्प टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जल्दी बताओ क्या लिखूं? बिजनेस सबसे पहले तो यह देखता है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जैसे मैंने बताया, सोसाइटी में प्रॉब्लम आपको भी दिखाई थी कि सारे वो कोरोना फैला रहा है वो, ठीक है। तो बिजनेस देखता है सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है और अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। फिर उसके लिए बिल्कुल प्लान्ड इनोवेशन करता है। क्या करता है? प्लान्ड इनोवेशन। और कस्टमर की उस टफ प्रॉब्लम का एक टिकाऊ सॉल्यूशन देता है कि जी हेलमेट ले लो, टिकाऊ सॉल्यूशन है।
कस्टमर की प्रॉब्लम का टिकाऊ सॉल्यूशन। बस यही बात लिखूंगा। जैसे एनवायरमेंट में डैमेज हो रहा है बार बार, पता है आपको, आप ये गैसेस वैसेस आती हैं, हमारे पूरा ग्लोबल वाइड खराब हो रहा है। तो हमने क्या किया, एनर्जी के लिए सोलर लगा दिए, हमने विंड मिल लगा दी, हमने वो यार वो छत पे लगाते हैं सोलर लगा दिए, सोलर सिस्टम लगा दिए, मैं भूल गया था, सोलर सिस्टम लगा दिए, जिससे एनर्जी वहां से आ रही है। हम अपने पॉल्यूशन को खत्म करने से ठीक कर रहे हैं। हमने अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखी, जैसे आजकल हमारे इंडिया में चल रहा है, पेट्रोल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अब उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम कहां पे जा रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कार सीधा सोलर की आने वाली है, कह रहे हैं आ चुकी। हाँ लेंगे बेटे लेंगे, चिंता नहीं, पेट्रोल में तो ले नहीं जा रही हमसे। हाँ पर बात यह है एकदम मैं 10 ला सकता हूं, लाता नहीं। आगे सुनो, हाँ चलो बच्चों आगे। अब मेरी बात सुने, मैं आपसे कह रहा था पहली बात इनोवेशन में क्या लिखेंगे, अपग्रेड करें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को और प्रोसेस को। दूसरी बात इंक्रीज करें मार्केट शेयर, रिवेन्यू, प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और अननेसेसरी खर्चों को बंद करें। और इससे आपकी, इसमें आप, वो लोग कहते हैं कि अननेसेसरी खर्चे होते हैं, रिटर्न नहीं होती, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो आपको इनोवेशन करनी होगी। अगली बात, हाउ मच, आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करनी होगी। इसमें इनोवेशन में सोल्व होती है कैसे? जो फर्म होती है वो सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो टफ प्रॉब्लम्स है उनको देखती है और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, और फर्म प्लान इनोवेशन करके कस्टमर के लिए उन प्रॉब्लम का एक टिकाऊ सॉल्यूशन दे देती है। ठीक है, जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, हमारी कमाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ओके, अब जैसे एनवायरनमेंट में डैमेज आ रहा था तो हमने एनर्जी के लिए सोलर को लिया, ऐसे ही मैं अब आपको इसके बाद सिखाऊंगा कि मुझे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में क्या लिखना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या लिखना है। तो मैं पहले ये दोनों लिखवा दूं, फिर इन दोनों को लिखवाऊंगा आगे क्या लिखना है। आ जाओ मेरे साथ साथ, पहले इतनी बात को लिखे, मूर्ख कहीं के, डायरेक्शन ही गलत होगी थी क्लास की। इसके पापा को अब की बार आने दे, बताऊंगा। इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन ड्राइव्स अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस को अपग्रेड करेंगे। उसके बाद इनोवेशन में देखो और क्या बात लिखवाई थी, अपग्रेड करेंगे, इससे क्या होगा, इंक्रीज करेंगे इन सबको, तो लिखिए लीडिंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर, रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाएंगे हम, मतलब प्रोडक्शन ही होगी ना, रिवेन्यू बढ़ाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट
कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बनाएंगे, बढ़ाएंगे। सम वे, सब में आर्ग्यू, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं। क्या आर्ग्यू करते हैं? आप, मैंने मेरी बात समझ ली, हमने दो बातें लिख दी हैं। कौन सी दो बातें लिखी इनोवेशन में? अपग्रेड करेंगे, रिवेन्यू बढ़ाएंगे, और फिर कुछ लोग क्या आर्ग्यू करते हैं? खर्चे ज्यादा है, रिटर्न इतनी है नहीं, बेकार है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है। इट में आर्ग्यू some may argue that innovation lead to unnecessary expenses. Unnecessary expenses that do give that do not give as much return as much return। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं जो इतने रिटर्न नहीं दे पाते, बट ऑन द कंट्री कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब इसकी अपोजिट साइड कह लो, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट contrary for a business to grow long term, innovation offer the following. Innovation offer the following. Offer the following. आप मेरी बात समझे? बहुत लोग कहते हैं कि अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं जो रिटर्न नहीं दे पाते, पर बदले में बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म गो करना है तो इनोवेशन ये सब ऑफर करता है। पहली ऑफर क्या थी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हेल्प टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हेल्प टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब वो उसकी ना बातें नहीं खत्म होंगी, अब पढ़ ले। ए बिजनेस, आप मुझे बताओ बिजनेस क्या करता है? फर्म में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है एग्जिस्टिंग फर्म की प्रॉब्लम के अंदर, सोसाइटी की प्रॉब्लम के अंदर। तो आ जाए, ए बिजनेस स्ट्राइक्स, a business strives to find opportunities in existing problems of the society, in the existing problem of the society
ए बिजनेस स्ट्राइव्स, STRIVES, स्ट्राइव्स, बिजनेस सर्च करता है, स्ट्राइव करता है अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की सोसाइटी के अंदर जो है। आगे इसके बाद क्या करता था वो, एंड, गलत यार, इसके बाद प्लान इनोवेशन करता है, एंड डज सो थ्रू planned innovation, planned innovation, और ऐसा वो प्लान्ड इनोवेशन से करता है। इस इनोवेशन से क्या हो जाता है, जो कस्टमर की एक टफ प्रॉब्लम थी उसका टिकाऊ सॉल्यूशन मिल जाता है। तो लिखे द इनोवेशन help to solve complex problem by developing customer centric सस्टेनेबल सॉल्यूशन। हम कस्टमर के लिए टिकाऊ सॉल्यूशन ढूंढ देते हैं। एग्जाम्पल, मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था आपको यहां पर कि वो एनवायरमेंट का, नहीं मैंने तो हेलमेट का बताया था, इसे लिखना मुझे एनवायरमेंट का जो स्टडी मेट में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ environmental damage, pressing problem of environment damage is being is being tracked heads on by shifting to renewable source of energy like solar। चलो अब मैं पढ़ चुका बच्चों यहां तक की बातें, इनोवेशन की बातें। मैं इनोवेशन में चल रहा हूं और इनोवेशन में मैंने अब तक एक प्रॉफिट पढ़ लिया है। अब मैं इनोवेशन के दूसरे प्रॉफिट की तरफ पढ़ने जा रहा हूं और दूसरा प्रॉफिट क्या था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैं अब दूसरे की बात करने वाला हूं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मेरी बात समझना आप पहले, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैं अब तक पहले पढ़ क्या चुका इनोवेशन में, मैं इनोवेशन में क्या क्या पढ़ चुका हूं बताना। इनोवेशन में क्या लिखा था मैंने, पहले ये दिखाता हूं। इनोवेशन में क्या लिखा है मैंने, इनोवेशन में क्या लिखा बताना। अपग्रेड क्या, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और प्रोसेस। दूसरा, इंक्रीज मार्केट शेयर, रिवेन्यू, प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसके बाद, लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस बट डू नॉट गिव रिटर्न, और अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए
फर्म के लिए जो इनोवेशन है वो कुछ वो देती है, वो ऑफर्स देती है। और उन ऑफर्स में पहला ऑफर था हेल्प इन सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्या बताया था इसके अंदर कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में सोल्व करने में क्या लिखोगे आप जल्दी? हम सर्च करते हैं अपॉर्चुनिटी, स्ट्राइव द अपॉर्चुनिटीज। कैसे स्ट्राइव करते हैं अपॉर्चुनिटीज? इन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद उसके लिए क्या करते हैं हम? प्लान्ड इनोवेशन। प्लान्ड इनोवेशन हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? वो कस्टमर के लिए सस्टेनेबल सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन आ जाता है। बस अब मैं बताने वाला हूं इसका दूसरा फायदा, जिसका नाम है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इसकी बात करने वाले हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की। इनोवेशन क्या करती है पहले समझो। इनोवेशन क्या करती है? क्या करती है? जो भी टास्क बार बार रिपीट हो रहे हैं फर्म के अंदर, उन्हें ऑटोमेटेड कर देती है या सिंपल कर देती है। इनोवेशन का काम है एग्जिस्टिंग टास्क को सिंप्लीफाइड करना और ऑटोमेटेड करना। यह इनोवेशन करती है। इनोवेशन एग्जिस्टिंग टास्क को सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटिक कर देती है। और जो फर्में हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहती हैं, इसके लिए वो मिलियंस खर्च करती हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी किसी तरह से बढ़ जाए। पहले बताओ इनोवेशन क्या करती है? एग्जिस्टिंग टास्क को सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटेड कर देती है। अब फर्में क्या चाहती हैं? अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फाइनल आउटपुट। और कंपनीज अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मिलियंस खर्च करती हैं। अब आगे इनोवेशन क्या करता है? जो आपके पास रिपीटेड टास्क है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं टास्क, वो उन टास्क को या तो सिंप्लीफाई कर देता है या ऑटोमेटेड कर देता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो हमारे रिपीट होने वाले टास्क है बार बार, जैसे मैं बताता हूं आपको, बार बार ये पढ़ाने वाला टास्क है, एसएम को हमने रिकॉर्डिंग की तो आपको लगता नहीं हमने कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड करने की कोशिश कर ली? अब कोई बच्चा नहीं आता, हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग पढ़ा कर रख देते हुए तो देख ले अपने आप, दोबारा रिपीट तो नहीं करना पड़ता ना। ये सब किससे हो रहा है? इनोवेशन से। मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेरी बात समझे। इनोवेशन एग्जिस्टिंग टास्क को सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटेड करती है, और फर्म अपनी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फाइनल आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, जिस पर फर्म मिलियन खर्च करती है। अब इनोवेशन रिपीटेड टास्क को सिंप्लीफाइड कर देती है और ऑटोमेटेड कर देती है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, आप समझो, आपने वो तो देखा हुआ एमएस एक्सेल। एक्सेल तो देखी हुई है आपने, जो कंप्यूटर में एक्सेल शीट्स होती हैं। अब होता क्या है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी शेयर मार्केट वाले आदमी हैं या कोई सीए है, सबको बार बार टोटल करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। एक्सेल ने इसे इजी कर दिया। हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं, बस काम करते रहते हैं, अपने आप जुड़ता रहता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैडम आपकी फीस कैसे निकालते हैं? मैंने मैडम को एक एक्सेल की शीट बना के दे रखी है, उसके ऊपर ना कॉलम बनाए हुए हैं, टोटल फीस, रिसीव्ड, कब कब रिसीव हुई, इसके 4 कॉलम बनाए हुए हैं। यहां नेम लिखा हुआ है बच्चों का। मैडम बच्चों का नाम लिखती है, टोटल लिखती है, भाई बच्चों की फीस लिखती रहती है। मैंने नीचे फॉर्मूला लगा रखा है, वो अपने आप टोटल करता रहता है।
हम यहां से देख लेते हैं टोटल फीस कितनी बनी है इस बार की, कितनी रिसीव हुई। मैडम बस रिसीव लिखती रहती है। मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो अपने आप यहां पे बैलेंस दिखा देता है, मैंने को माइनस नहीं करना पड़ता, वो बस यहां डालती है 10,000 फीस थी, 4,000 आ गई, बैलेंस में अपने आप 6,000 आ जाता है, फॉर्मूला लगा रखा है। फिर 5,000 आ गई, वो बैलेंस में अपने आप 1,000 कर देता है। ऐसे फॉर्मूले लगाए हुए हैं जिससे एक्सेल के अंदर काम करना आसान हो गया। अब मैन को कुछ नहीं करना पड़ता है कि एक बच्चे के लिए, वो तो बस फीस यहां पर नाम चढ़ाते हैं बच्चों के, टोटल फीस एक ही दिन चढ़ जाती है पहले दिन, उसके बाद जब जब आती है बस यहां लिखती रहती है। आप देख लेना मैंने के फोन में एक्सेल की वो शीट देखिए किसी ने, वो दिखाएंगे नहीं, कहेंगे टोटल फीस दिख जाएगी तुम्हें। आप मेरी बात समझ में आई? आगे देखो, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से एक्सेल की शीट को सभी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ओके, बड़ा फायदा होता है इसको, आपको पता नहीं है, 1 मिनट में मुझे पता चलता है कितनी फीस बैलेंस है। 1 मिनट मैंने फीस यहां चढ़ाती है, अपने हिसाबों के नोट टोटल में ठीक हो जाती है, इतनी फीस कम होगी, तो मुझे बड़ा आसानी हो जाती है देखने में। ओके, शर्म नहीं आती यहां टीचर आदमी ना, हमेशा आप एक मूवी देखो 2 दूनी 4, उसमें ना टीचर आदमी को ना एक नैनो कार लेनी होती है, वो सर्फ के पैकेट खोलता है कि मैं सर्फ के पैकेट खोल के मुझे इनाम में निकल जाए नैनो कार, वो भी नहीं निकलती, लुट जाता है वो उसके अंदर ही। वो हाल है टीचर आदमी का। हाँ, ये गलत बात होती है बिल्कुल। हाँ, अब आ जाओ आप, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में क्या क्या लाइनें लिखवाऊंगा पहले बताओ, बोलो इनोवेशन, बोलो इनोवेशन एग्जिस्टिंग टास्क को सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटिक कर देती है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फाइनल आउटपुट कितनी आती है एक टास्क से, और कंपनियां अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिलियंस खर्च कर देती है। इनोवेशन बार बार रिपीट होने वाले टास्क के लिए ऑटोमेटिक कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे एमएस एक्सेल। क्या आपको इनोवेशन में अब तक कितनी बातें याद हो गई? इनोवेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपग्रेड करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस और एग्जिस्टिंग लाइन को इंक्रीज करते हैं, मार्केट शेयर, रिवेन्यू, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें अननेसेसरी खर्चा है वो जो रिटर्न नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इनोवेशन ये सब ऑफर करती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करने में क्या क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं सोसाइटी के अंदर, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या चल रही है उसकी प्लान इनोवेशन करते हैं और कस्टमर को एक सेंट्रलाइज सब्सटेंस सॉल्यूशन दे देते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। इनोवेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई और ऑटोमेटेड कर देती है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फाइनल आउटपुट फ्रॉम ए टास्क। और हर व्यक्ति, हर फर्म मिलियंस खर्च करती है अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, बोलेंगे नहीं मैं बोलूंगा, अब तो मैंने याद करना है। उससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मिलियंस खर्च करती है, जिससे इनोवेशन जो रिपीटेड टास्क हो रहे होते हैं फर्म के अंदर उसे सिंप्लीफाइड ऑटोमेटेड करती है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आ जाओ इस बात को लिखे, लाओ बच्चों, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जल्दी लोग पहले क्या लिखनी है? इनोवेशन। और पहले क्या लिखनी है? इनोवेशन एग्जिस्टिंग टास्क को सिंप्लीफाइड और ऑटोमेटेड करती है। इनोवेशन लीड्स टू, इनोवेशन लीड्स टू simplified and in most cases automated of existing task. Innovation lead to
simplification, and in the most cases automation of existing task. सबसे पहले तो इनोवेशन ये काम करती है। और प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? फाइनल आउटपुट फ्रॉम ए टास्क। लिखें, प्रोडक्टिविटी is defined as a measure of final output from a task productivity is defined as measure of final output from a task or प्रोसेस। ठीक है, कंपनी इसके लिए कितना पैसा खर्च करने को तैयार है? मिलियंस। अब यही लाइन लिखूंगा ना, तो लिखे, कंपनीज आर विलिंग टू स्पेंड मिलियंस ऑन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। कंपनीज आर विलिंग टू स्पेंड मिलियंस on increase the productivity। कंपनी मिलियन खर्च करने को तैयार रहती है प्रोडक्टिविटी के लिए। और इनोवेशन क्या करती है फिर? जो रिपीटेड होने वाली टास्क है उसे ऑटोमेटेड या सिंप्लीफाई कर देती है। इनोवेशन by automating repeating task and simplify the long chain process। innovation by automating repetitive task and simplifying the long chain process। इनोवेशन इसे सिंप्लीफाई कर देती है और ऑटोमेटिक कर देती है, जिससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस add to productivity, this add to productivity of the organization, add to productivity of the organization। ठीक है, एग्जाम्पल लिखोगे कौन सा? MS एक्सेल। एग्जाम्पल MS एक्सेल, every finance company, every finance professional uses this software to simplify and automate their manual task। नहीं, एक लिखवा देते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ना, फिर तो एक्सटर्नल वो आ जाएगी ना यार, ग्रोथ। तो मुझे लगता है एक ही टॉपिक रह गया इसका, वो
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो और लिख देते हैं। आ जाओ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आगे इसके तीसरे एडवांटेज की तरफ। आप मुझे बताएं, इनोवेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, इनोवेशन में क्या क्या लिखोगे? इनोवेशन में क्या क्या लिखेंगे हम क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। किसे अपग्रेड करते हैं? एग्जिस्टिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट को। दूसरी लाइन क्या लिखोगे? हम इंक्रीज करना चाहते हैं क्या? मार्केट शेयर, रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसके बाद क्या लिखोगे? लोग कहते हैं कि यह नेसेसरी एक्सपेंस है, लेकिन देखो अब आप लोग ना कहीं बोल नहीं रहे, अब उनका ध्यान ही नहीं इस तरफ। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? उन्हें लगता है कि हमें तो आ गया, बात खत्म होगी, हम क्यों याद करेंगे? अननेसेसरी एक्सपेंसेस, इससे रिटर्न नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ चाहते हैं तो इनोवेशन ये सब ऑफर करता है। क्या क्या ऑफर करता है? तो उसमें 3 ऑफर आ चुके हैं। तो हम पहला ऑफर कर चुके हैं, हेल्प टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और हेल्प टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आप बताना शुरू करेंगे। पहला हम क्या करेंगे? सर्च करते हैं हम अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम में, सोसाइटी प्रॉब्लम में। उसके लिए प्लान्ड इनोवेशन कर देते हैं। प्लान्ड इनोवेशन के बाद उस प्लान्ड इनोवेशन से एक कस्टमर को सेंट्रिक सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसमें विंडमिल का एग्जांपल दे सकते हो आप, सोलर का। अब अगला दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यार अब ये याद होना चाहिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में हम क्या करेंगे? जल्दी बोलो। इंक्रीज करनी है मुझे प्रोडक्टिविटी, तो इनोवेशन क्या करती है? इनोवेशन सिंप्लीफाई करती है और ऑटोमेटेड करती है एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को, एग्जिस्टिंग टास्क को। इसके बाद हम प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फाइनल आउटपुट फ्रॉम ए टास्क, और कंपनीज इन पर मिलियन खर्च करती हैं, पर जो इनोवेशन होती है वो रिपीटेड नेचर वालों को ऑटोमेटेड कर देती है, लॉन्ग टर्म वालों को सिंप्लीफाइड कर देती है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बस अब हम करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब आप कॉम्पिटिटर से बड़ी दूर निकलना चाहते हैं, सीधे सा मुद्दा है, आप कॉम्पिटिटर से बड़ा दूर निकलना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हैं। तो मैं आपसे अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्या लिखेंगे, मैं ये बात जानना चाहता हूं। देखो जब आप इनोवेशन करोगे, मैं एक तो ये वाली लाइन लिखूंगा, इनोवेशन में जो कंपटीशन है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होती है कंपटीशन से, और ये नीड भी है, कंपटीशन नीड है। एक तो कंपटीशन नीड है, इसके सॉल्यूशन के लिए कंपनीज अपना बड़ा सारा स्ट्रेटेजिक टाइम इस पर लगाती हैं। कंपटीशन एक तो नीड है, और कंपटीशन के सॉल्यूशन के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब आपको तो याद होगा, जब आपका फाउंडेशन का बैच बना ना, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, हाँ, इन्होंने क्या किया, पूरे शहर में बैनर ही बैनर लगवा दिए, पूरे शहर में बैनर ही बैनर, जहां चले जाओ बस बैनर ही बैनर। मुझे ना वो जो बैनर बनाने वाला है ना, वो कॉमन ही है, हमारे यहीं पे काम करता है वो, और बंदा वो आया मेरे पास, कहता है आप भी बैनर लगवा लो सर। मैंने कहा कोई नहीं, बैनर लगवा लेंगे सब ब्लैक से। मैंने कहा ऐसा कर, कितने रुपए की एक बनती है सबसे छोटे वाली? कहता है 100 रुपए की एक बनेगी। मैंने कहा 20 बना दे, 2000 रुपए की। कहता है सर बस 20। मैं कहा तुझे कहीं नहीं लगानी, एक वो गली है उस गली में लगा दे, एक हमारे वाली गली में लगानी है, तो उस गली में और खंबे में दिखनी चाहिए 10, और 10 हमारे वाले खंबे में दिखनी चाहिए इस वाले रोड पे, इसके अलावा कहीं नहीं लगानी। वो रात को आया 20 लगा गया, पड़ोसी ने देखा है तो कमाल हो गया, इसने तो बड़ी सारी ऐड करा दी,
इतनी ज्यादा। उसने अगले दिन ही उसको 50,000 रुपए का ऑर्डर दिया, पूरे शहर में लगा। तू पूरे शहर में लगी। मैं एक ही बात समझ गया था। मुझे डीके से कहते ये क्या कर रहे हो यार, कुछ चलो। मैं कहा स्ट्रेटेजी बनाओ यार, कंपटीशन है, जीतना है। कहते मैं क्या, मैं पैसा नहीं खर्च करना, चिंता ना करो, बच्चा आएगा। आपने सारे शहर में पिला दी, हम पढ़ाते हैं तो बच्चा पूछने तो आएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता आपके सेंटर पे आएगा तो हमसे नहीं पूछेगा। जब हमसे पूछेगा तो हमारे में पढ़ाने की क्वालिटी है, हम उससे जीत जाएंगे। ऐड वो करेगा, बच्चा हम लेंगे, बात खत्म। आप उसको कहो और शहर में करे ऐड। मैंने कहा उसको बोलो सेमिनार लगाए अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग स्कूलों में सेमिनार करवाओ। अब की बार भी देखना मैं यही चाल चलूंगा। अब की बार भी जब सीए फाउंडेशन आएगी, सिर्फ 4,000 रुपए के पोस्टर यही लगाने हैं। जब तक उनको समझ नहीं आएगी, जब तक उनको समझ में आएगी ये बात, तब तक वो लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे। तो उसको 2-4 बार ऐसे में चुना लगाएंगे। तो आप मेरी बात समझे, हमें कंपटीशन के लिए कितना टाइम मर्ज करना पड़ता है, कंपटीशन से लड़ने के लिए कितना स्ट्रेटेजिक टाइम जो हमें बाकी जगह लगाना चाहिए था, इसी के सॉल्यूशन में लगाना पड़ रहा है। मैं पहली बात यही बता रहा हूं, कंपटीशन नीड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी हम भी मोटिवेट रहते हैं काम करने के लिए। कंपटीशन ही ना हो, कोई हो ही ना, तो हमें क्या, ठीक है चल रहा है ना। कंपटीशन नीड है, पर इसके सॉल्यूशन पर कंपनियां स्ट्रेटेजिक टाइम स्पेंड करती हैं ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठा सके। अब अगर आप इनोवेशन कर लेंगे, अगर आप इनोवेशन कर लेंगे तो इनोवेशन से होगा क्या, आप अपने कॉम्पिटिटर से फास्टर मूव कर जाओगे, आप उसकी रीच से बाहर निकल जाओगे, वो आपको पकड़ ही नहीं पाएगा। आप देखो ना, सीए इंटर में कहां पकड़ लिया हमें, है ही नहीं कुछ, लोग लगे हुए हैं। आप मेरे पास लोग लगे हुए बाकी जगह पे, सब जगह पे। अब वो कब जागेंगे, जब फाउंडेशन का अप्रैल वाला बैच आएगा तब जागेंगे सिर्फ। तो हमें अपनी प्लानिंग वहां पर मूव करनी चाहिए। अगर आप इनोवेशन कर लेते हैं तो आप फास्ट मूव करते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर की रीच से भी बाहर निकल जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और इनोवेशन करने के बाद आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, लेस मार्केटिंग करनी पड़ती है। आपको इतनी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने इनोवेशन कर ली है तो। मेरी बात समझिए। और कस्टमर फुल सेटिस्फाइड होते हैं, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, लेस मार्केटिंग करनी पड़ती है और आप अपने कॉम्पिटिटर की से बहुत दूर चले जाते हैं, आप उसकी पकड़ से, उसकी रीच से बाहर निकल जाते हैं और कस्टमर आपके पास रिटेन रहता है। कस्टमर आपके पास रिटेन रहता है। आप देख ले, फाउंडेशन पूरी हो गई, इंटर पूरी हो गई, रिटेन है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो तो शुक्र है आर्टिकलशिप का प्रोसेस नहीं है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ में आई है? अगर आप इनोवेशन करते रहते हैं तो इनोवेशन, देखो कंपटीशन हमारी नीड है, कंपटीशन में हम बिजनेस बड़ा सारा टाइम स्पेंड करता है, स्ट्रेटेजिक टाइम स्पेंड करता है इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में। उसके बाद अगर आप इनोवेशन करते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर की रीच से बाहर चले जाते हैं, आपको लेस मार्केटिंग करनी पड़ती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, जिससे आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती हैं। उसके बाद इनोवेशन से आपके कस्टमर रिटेन रहते हैं। बोल रहे कितने मजाक से, अच्छा ये चल रहा है यार, समझाया एक तो ओके ना। चलो आओ लिख के आगे चले। गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं देते। जो रिटेन कस्टमर है ना, वो इतने खुल जाते हैं, वो तो ये सोचते लूट लो इसको, हद होगी है। हाँ लिखना है, बीइंग ए हेड ऑफ
कंपटीशन, competition is a need and business spend majority of their time strategic time building solution to achieve this advantage. कौन सी एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू अचीव दिस एडवांटेज। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना भाई? कंपटीशन नीड तो है और बिजनेस अपना बड़ा सारा टाइम लगाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेने के लिए। और इनोवेशन का एक कंसेप्ट है, अगर आप इनोवेशन फास्टर कर रहे हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर की रीच से बाहर निकल जाएंगे। एन इंटरेस्टिंग concept about innovation is the, सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इनोवेशन का, फास्टर ए बिजनेस इनोवेशन, फास्टर ए बिजनेस इनोवेशन फास्टर ए बिजनेस इनोवेट्स, जितने जल्दी एक बिजनेस इनोवेट करेगा द फास्टर इट गोज from its competitors reach। अच्छा, आप अगली क्लास में आओगे ना, एक बार ना आप इसको याद करके आना अच्छे से, किसको बोला इसको, इनोवेशन को मैं आपको पढ़वाऊंगा। देखना मैं डिप्टो लिख रहे हैं, स्टडी मेट पढ़ा के दिखाऊंगा आपको, एक टॉपिक से पढ़ा के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर पूरा पढ़ पाएंगे। फिर आगे इनोवेशन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स need less marketing, हमें से मार्केटिंग कम करनी पड़ती है। एज द एम टू added satisfaction to customer, added satisfaction to customers, thus creating a competitive advantage।
एडवांटेज, आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने के लिए, ठीक है। इनोवेशन innovation helps not only retain the existing customer, but help acquired न्यू ओन्स। हमारे पास इंटरनल ग्रोथ पूरी समाप्ति हुई। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग याद जरूर करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।